आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और विश्वास करके इन प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेंगे ना तो आप सभी का एग्जाम में बहुत अच्छा परसेंटेज आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। ये प्रश्न जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि कई सालों से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। कूलाम के नियम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कूलाम के नियम से संबंधित जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको लिखना है और इसके निगमन को भी थोड़ा सा समझ लेंगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए कूलाम का नियम हम कैसे लिखेंगे। इस नियम के अनुसार, देखिए किस तरीके से लिखेंगे, इस नियम के अनुसार यानी कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही चीज आपको याद रखनी है कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। अगर मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है और इनके बीच की दूरी अगर R है तो हमें ये कहा जाता है कि इसके बीच में जो बल लगेगा वो बल जो होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और बीच की दूरी जो R है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यही चीज का स्टेटमेंट बना करके यहाँ पे हम इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा, बल क्या होगा, बल प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के। ठीक है, तो Q1 गुणे में Q2 इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा बल। तो ये हमारे पास एक पहली इक्वेशन बन जाएगी और दूसरी इक्वेशन ये बनेगी कि बल जो होगा ना इसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो r का स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, और एक सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों इक्वेशन की अगर मल्टीप्लीकेशन करा देंगे हम तो वहाँ पे क्या निकल के आएगा ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम लिखें कि समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, आगे अगर हम इसको करें तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर देखिए Q1 Q2 का मल्टीप्लाई अगर 1 में होगा तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपन में नीचे क्या आ जाएगा R स्क्वायर। इस तरीके का एक सूत्र आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शनल का निशान है यानी कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। इस चिन्ह को हटाकर जब बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा K और Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब हम बराबर का निशान लगाते हैं प्रोपोर्शनल को हटाकर तो एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म k आ गया और इस k का मान होता है, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका मान होता है। ठीक है, k का मान होता है। तो यहाँ से इस फार्मूले को इस रूप में भी लिख सकते हैं हम, f बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। इस रूप में भी हम इस सूत्र को लिख सकते हैं। तो ये जो रूप है ना, ये कहा जाता है कि कूलाम के नियम के द्वारा ये सूत्र हमें प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया हमारे पास जो कूलाम का नियम था उसका सूत्र। ठीक है, कूलाम के नियम को हमने यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लिया, उसके बाद से हमने इसका डेरिवेशन भी कर लिया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे आपको बता दें तो Q1 और Q2 ये दोनों आवेश हैं। R क्या है, बीच की दूरी है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की बात करें ये टोटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है जिसे हम K कहते हैं। और एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात का मतलब होता है वायु। ठीक है, वायु की वैद्युतशीलता है, वायु की वैद्युतशीलता। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। ये बायो सेवर्ट का नियम समझाइए, इसके सूत्र का निगमन भी बताइए। तो देखिए बायो सेवर्ट के नियम को बताने के लिए आपको सबसे पहले एक फिगर को समझने की जरूरत है और इस फिगर को बना भी लीजिएगा अपने बोर्ड की कॉपी में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तब। ठीक है, तो ऐसा एक फिगर बनाएंगे आप जिसमें धारावाही चालक को प्रदर्शित किया जा रहा है। ये धारावाही चालक है जिसमें आई धारा जो है फ्लो हो रही है। ठीक है, आई करेंट फ्लो हो रही है और यहाँ पे हमने अल्पांश भाग dl लिया है और यहाँ से जो P बिंदु की दूरी है R है। ठीक है, R डिस्टेंस
लाइंस पर जो है एक बिंदु P रखा गया है जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब यहाँ पे बात करें तो इसके और इसके बीच में एक कोण भी दिख रहा होगा जिसको हम थीटा कहते हैं। इसी चीज को यहाँ पे हम लिख देंगे, उसके बाद से हम इसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो लिखेंगे माना एक धारावाही चालक है, तो ये एक धारावाही चालक है जिसकी अल्पांश भाग की लंबाई dl है। तो इसके अल्पांश भाग की लंबाई कितनी है? dl है। बहने वाली धारा क्या है? I है। इसमें बहने वाली धारा I है। माना अल्पांश भाग से बिंदु P की दूरी क्या है? R है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है? R है। और वह इनके बीच बनने वाला कोण जो है थीटा है। तो इनके दोनों के बीच में बनने वाला कोण क्या है? थीटा है। तो इसी चीज को यहाँ पे लिख देना है, इसी बात को, ठीक है, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि आप जो है इस नियम को अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, आगे क्या लिखना है आपको? देखिए, जो बायो सेवर्ट का नियम है वो क्या कहता है कि ये जो dB है यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये dB जो है इस बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो dB प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। ये जो dB है इस dl के भी अनुक्रमानुपाती होता है, तो dB अनुक्रमानुपाती dl लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो dB है, यहाँ पे जो कोण है ना, कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हम कर सकते हैं। ठीक है, और सेम इसी तरीके से ये जो dB है अनुक्रमानुपाती नहीं बल्कि व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके वर्ग के, इस दूरी के वर्ग के। तो dB प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंटी प्रोपोर्शनल इसे कहेंगे, 1 हो गया है। तो ठीक है, तो यहाँ से अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर थर्ड मान लेंगे, इन सभी को समीकरण मानते जाएंगे। ठीक है, 4 मान लेंगे। तो इन सभी समीकरणों को अगर देखा जाए तो इन सभी समीकरणों से हमें क्या पता चलेगा कि जो dB है वो सभी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा IDL साइन थीटा। ठीक है, IDL साइन थीटा अपान में ये 1/r² है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई इन सब में होगा तो यही चीज आ जाएगा। और नीचे r² है तो इसको r² को हम नीचे रख देंगे। ठीक है, तो dB प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपन में r², यहाँ से सूत्र हमें मिल जाएगा। अब इस सूत्र को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो इस dB को हम इस तरीके से लिखेंगे, इस प्रोपोर्शनल को हटा के जैसे ही हम बराबर का निशान लगाएंगे तो μ0 अपन में 4 एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। आपको पता है कि जब कभी भी हम प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है। μ0 अपन 4 एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। उसके बाद से जो हमारा सूत्र है IDL साइन थीटा अपान में r², यही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है बायो सेवर्ट के नियम से ये सूत्र की उत्पत्ति होती है। और इस सूत्र को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब आपको एक और बात बता देता हूँ कि ये जो μ0 अपन में 4 है, ये क्या है? ये नियतांक है। ठीक है, क्या है? नियतांक है। और इसका जो मान होता है, इसका मान होता है 10 के पावर में -7। ठीक है, क्या मान होता है इसका? 10 के पावर -7। यहाँ पे जो μ0 दिख रहा है, केवल μ0 की बात करते हैं तो ये क्या है? चुंबकशीलता है। ठीक है, चुंबकशीलता है, तो इसे आप याद रखेंगे। और ये चुंबकशीलता किसका है? निर्वात का। ठीक है, तो निर्वात की चुंबकशीलता इसे कही जाती है, निर्वात का। ठीक है, निर्वात का चुंबकशीलता म्यू को कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। आई पता ही है, आई धारा है, डीएल क्या है? अल्पांश भाग है, साइन थीटा क्या है? इन दोनों के बीच बढ़ने वाला जो कोण है ये है, और r² क्या है? यहाँ डीएल से पी तक की दूरी है, यहाँ पे r²। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम करेंगे 5 नंबर में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। इस प्रश्न को लेकर के आया हूँ और इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को लिखिए, यानी कि किरचॉफ के नियम को लिखना है। तो उसके बाद से आपको ये भी प्रश्न पूछा है। पहली प्रश्न तो ये हो गई, इसका उत्तर आपको सबसे पहले देना है। उसके बाद से कहा है कि तथा उनकी सहायता से, यानी कि किरचॉफ के नियम के सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने का सूत्र, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने का सूत्र होता है P/Q = R/S। इसको व्युत्पादित कीजिए, यानी कि इसका निगमन कीजिए। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन के हिसाब से हम इसका आंसर भी लिख लेते हैं। बहुत सिंपल भाषा में लिखवाऊंगा और बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा भी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे क्या करना है आपको। सबसे पहले किरचॉफ के नियमों को लिखना है। तो किरचॉफ के नियम जो है 2 तरह के होते हैं। पहला तो धारा पर संबंधित है, दूसरा जो है विभव पर संबंधित है। तो आइए इनके दोनों नियमों को हम जान लेते हैं। तो किरचॉफ के अगर नियम की बात करते हैं तो पहले नियम की हम बात करेंगे सबसे पहले।
ठीक है। इसके धारा नियम की अगर हम बात करें तो इसका धारा नियम ये कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा आई बराबर में 0, ठीक है। इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। किसको? किरचॉफ के प्रथम नियम को। अब आइए हम किरचॉफ के प्रथम नियम को डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक फिगर इस तरीके की आपके पास बनी हो, तो इस फिगर में आपको देखना है, मान लीजिए कि ये जंक्शन है यानी कि कोई संधि है। इस संधि से I1 धारा जा रही है इधर बाहर की तरफ, ठीक है। तीर के निशान से हम जानेंगे कि बाहर की तरफ जा रही है और अंदर की तरफ आ रही है। यहाँ पे I2 धारा बाहर की तरफ जा रही है। I3 धारा को आप ध्यान से देखेंगे तो ये अंदर की तरफ यानी संधि की तरफ आ रही है। तो इस किरचॉफ के नियम ने यानी प्रथम नियम के द्वारा हमें ये बताया गया है कि जो धारा जा रही हैं इन सभी धाराओं, जो जाने वाली धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग और जो आने वाली धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। जैसे कि हमने यहाँ पे ये लिखा है, देखिए यहाँ पे जो अंदर जाने वाली धाराएं हैं, देखिए आने वाली जो धाराएं हैं कौन कौन सी हैं? I5 भी आने वाली धारा है। I3 भी क्या है? संधि की तरफ आने वाली धारा है। I7 ये भी संधि की तरफ आने वाली धारा है। I8 ये भी संधि की तरफ आने वाली धारा है। तो इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग यानी कि बीच में धन लगा दिया, योग, ठीक है, किसके बराबर होता है? बाहर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो I1 ये हमारे पास क्या है? बाहर जा रहा है, संधि से बाहर की तरफ जा रहा है, प्लस में I2 भी बाहर जा रहा है तो बीच में प्लस लगा दी। इन सब का योग जो बाहर जा रहे हैं उन सब का योग जो है आपस में बराबर होते हैं। इस बात को आप समझ गए होंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के द्वारा यही नियम हमें बताया गया है। अगले अगर हम नियम की बात करते हैं तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, ध्यान से समझिएगा। किरचॉफ का दूसरा नियम जो है विभव से संबंधित है और इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप में समस्त विभवों का बीजगणितीय योग जो होता है शून्य होता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आपको याद रखना है कि किसी बंद लूप में समस्त विभवों का जो बीजगणितीय योग होगा शून्य होगा किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, ठीक है। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार विभव के बारे में बात किया गया था। इस नियम में आपको एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है जिसका हम अभी प्रयोग भी करेंगे, जो P/Q बराबर R/S सूत्र का निगमन करेंगे। तो इस बात का हम जो है यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट करके यहाँ पे आपको लिखवा भी दिया है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, क्या है कि धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोध के सिरों का विभव जो है निगेटिव होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप धारा की दिशा में नहीं चल रहे हैं तो प्रतिरोध के सिरों का जो विभव होगा वो धनात्मक होगा, लेकिन अगर आप धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्रतिरोध के सिरों का जो विभव होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, यानी कि निगेटिव होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक परिपथ बनाया गया जिसमें ये R प्रतिरोध है और ये I धारा इस परिपथ में बह रही है। तो यहाँ पे भी जो विभव होगा हमारे पास IR तो होगा ही, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार हमें पता है कि V बराबर IR फॉर्मूला होता है धारा गुणे प्रतिरोध, ठीक है। तो ये निगेटिव टाइम होगा क्योंकि धारा की दिशा में इस प्रतिरोध के सिरों का विभव हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। अगर धारा की दिशा में नहीं होता तब हम यहाँ पे प्लस का IR लिख देते, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। आइए हम जो इस प्रश्न में सेकेंड जो है प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि उनकी सहायता से यानी किरचॉफ के नियम की सहायता से ही हमें इस सूत्र का जो है निगमन करना है। तो आइए हम इस सूत्र के निगमन को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा पहला प्रश्न है उसको तो हमने समझ लिया। दूसरा प्रश्न इसी प्रश्न में था, क्या था हमारे पास प्रश्न की जो P/Q बराबर R/S होता है इसको जो है निगमन कीजिए, इस फार्मूले का निगमन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको तो हेडिंग बना लेना है खूब अच्छे तरीके से कि किरचॉफ के नियम की सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने का सूत्र P/Q बराबर R/S व्युत्पादित करना है हमें, ठीक है। यानी कि इसी को हमें सॉल्व करके लाना है लास्ट में, ठीक है। इसी को हमें प्रूफ करना है कि P/Q बराबर R/S होता है, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको व्हीटस्टोन सेतु का ये फिगर समझ में आना चाहिए। इस फिगर को ध्यान से आपको समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सोचेंगे कि बिना फिगर बनाए हम फुल नंबर स्कोर कर पाए तो ये इम्पॉसिबल। एग्जामिनर आप जब तक फिगर नहीं देखेगा आपका तब तक वो पूरा अंक देगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो फिगर आपको समझना ही है। तो फिगर को समझने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखिए ABCD करके एक चतुर्भुज आकार का एक परिपथ आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें P/Q/R और S यहाँ पे प्रतिरोध लगे हुए हैं और इसमें I1 और I2 दो तरह की धाराएं भी बह रही हैं। I2 धारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रही है, I1 धारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बह रही है, ठीक है। और इस पूरे परिपथ को हमने एक बैटरी से यहाँ पे जोड़ रखा है और इस बैटरी में कुंजी भी है यहाँ पे। जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और I1 से यहाँ पे वैद्युत धारा प्रवाहित होकर के ये दो खंडों में ये जो धारा है विभाजित हो जाती है। ये I1 धारा इधर बन के निकलती है, I2 धारा इधर बन के निकलती है, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ हमारे पास फिगर बन जाती है। इस फिगर को
आई होप कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ है, यहाँ पे कुंजी नंबर 2 है। और इसको अगर देखा जाए ABD त्रिभुज को अगर देखें तो इसको हम बंद पास 1 कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में लूप कहा जाता है। लूप 1 है। और लूप 2 की बात करें तो BDC, ये त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है ये लूप सेकंड है, ठीक है। ये लूप सेकंड है, ये लूप फर्स्ट है, ठीक है। इस तरीके से दोनों लूपों में हम किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार जो है इस फॉर्मूले का हम निगमन करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको इसका सिद्धांत लिख देना है कि सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करके सेल द्वारा इतनी धारा प्रवाहित करते हैं कि धारा मापी का विक्षेप जो है शून्य हो जाए, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इस कुंजी K1 को, यानी कि ये जो कुंजी दिखाई दे रही है इसको हम ऑन करके इतनी धारा प्रवाहित करते हैं कि जो धारा मापी का विक्षेप होता है शून्य हो जाए, ठीक है। इसके आगे आपको क्या लिखना है, आपको अब देखिए बंद पास 1 की बात करें जिसे हम ABD त्रिभुज कह सकते हैं। बंद पास 1 में किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगाएंगे। तो बंद पास 1 में किरचॉफ के द्वितीय नियम से अगर हम बात करें तो इसमें हम विभव ज्ञात करते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि समस्त विभवों का बीजगणितीय योग जो होता है शून्य के बराबर होता है। तो अगर हम इस बंद परिपथ में देखें तो इस परिपथ में हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास रेसिस्टेंस यानी कि जो हमारे पास आर प्रतिरोध दिखाई दे रहा है यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो यहाँ पे धारा बह रही है, यहाँ पे धारा बह रही है, तो दो यहाँ पे जो है हमारे पास विभव मिल जाएंगे। I1 का अगर P के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास एक विभव हो जाएगा, और I2 का R के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक विभव हो जाएगा, और दोनों विभवों का बीजगणितीय योग जो होगा शून्य के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये धारा की दिशा में हम देख रहे हैं, ठीक है। अगर धारा की दिशा में अभी हमने नोट में बताया था, अगर जैसे ही मैंने किरचॉफ के सेकंड लॉ को पढ़ाया अभी पीछे, उसमें मैंने बताया था कि अगर आप धारा की दिशा में देख रहे हैं तो धारा की दिशा में निगेटिव होगा, ठीक है, ऋणात्मक होगा, और उसके विपरीत दिशा में धनात्मक। तो यहाँ पे ऋणात्मक होगा, यहाँ पे धनात्मक। इस तरीके से हमारे पास I1P प्लस में I2R बराबर 0 मिल जाएगा। और जैसे ही इसको हम I2R को इधर भेजेंगे यानी कि बराबर के बाद भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और दोनों माइनस माइनस यहाँ से हट जाएंगे तो I1P बराबर हो जाएगा I2R। ये समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है, पहला समीकरण बन जाएगा। इसी तरीके से बंद पास 2 में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। पहला नियम तो हम इसमें लगाए हैं, दूसरा जो है इसमें फिर से अभी इसमें लगाएंगे, ठीक है। वही नियम जो है पहले तो इसमें लगाए हैं फिर से इसमें लगाएंगे। अब दूसरे पास में बात करें तो दूसरे बंद पास में किरचॉफ के द्वितीय नियम को जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए I1 का Q के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहला विभव हमें पता चल जाएगा I1 का Q के साथ, फिर I2 का S के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दूसरा विभव। आप लोगों को ओम के नियम से पता होगा कि विभव कैसे ज्ञात किया जाता है, IR से, ठीक है। तो R क्या है यहाँ पे, Q है ना, रेसिस्टेंस का मल्टीप्लाई धारा गुणे प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पे जो बंद पास 2 में किरचॉफ के द्वितीय नियम को जब लगाएंगे तो हमारे पास मिलेगा माइनस का I1Q प्लस का I2S, ठीक है। देखिए I1Q का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे I1Q का, तो पहला विभव हो गया। इसको निगेटिव मानेंगे क्योंकि ये धारा की दिशा में हम देख रहे हैं, ये विपरीत दिशा में है, तो I2 का S के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में होगा, ठीक है। और जैसे ही इस प्लस वाले I2S को हम इधर भेजेंगे तो I1Q बराबर में प्लस का I2S हो जाएगा, और दोनों का माइनस माइनस जो है कट जाएगा आपस में, तो I1Q बराबर में I2S मिल जाएगा, जिसको हम समीकरण नंबर सेकंड बना लेंगे, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनको अगर डिवाइड करते हैं, मान लीजिए कि आगे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को भाग देने पर, यानी कि जो हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड है LHS है, इस LHS का इस LHS से भाग देंगे और इस RHS का इस RHS से भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए I1P का भाग देंगे I1Q से, I2R का भाग देंगे I2S से। तो यहाँ पे I1 और I1 कट जाएगा, यहाँ I2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, P अपन में Q बच जाएगा, बराबर में R अपन का S बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो फॉर्मूला था वो डिराइव्ड होकर के निकल चुका है। यही हमारा निगमन जो है ज्ञात करना था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रश्न क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। और देखिए आगे भी प्रश्न है इसमें, तो सबसे पहले एम्पियर के परिपथीय नियम को लिख लेंगे, उसके बाद से आगे का प्रश्न है हमारे पास, एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। अब इसी का उपयोग करके, जैसे कि अनुप्रयोग कहते हैं जिसे, ठीक है, इसी का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र को स्थापित करना है, यानी कि उसका व्यंजक प्राप्त करना है।
तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एम्पियर का नियम क्या कहता है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, कैसा समाकलन, रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, इसे हम म्यू नॉट पढ़ते हैं, म्यू नॉट गुना होता है। नेट धारा का मतलब है कुल धारा, तो कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जहां से हमें सूत्र मिलता है इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू का आई का म्यू नॉट के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि म्यू नॉट गुना होता है तो इस तरीके से आ जाता है। ये जो बी है ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और डीएल क्या है, अल्पांश भाग है। यहाँ पे आप इस फिगर को बना करके भी समझ सकते हैं। इस फिगर में आई धारा प्रवाहित हो रही है, जो कि ये हमारे पास एक धारावाही चालक है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आर दूरी पर पी बिंदु स्थित है, यहाँ पे अल्पांश भाग डीएल है। ठीक है, तो इस तरीके से इस फिगर को भी बना लीजिएगा। उसके बाद एम्पियर का नियम लिखिएगा, उसका सूत्र लिख दीजिएगा। इतनी सी बात कंप्लीट हो गई। आगे हमसे पूछा गया है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का स्थापना करें। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो नीचे हमने लिखा है चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। ठीक है, तो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक फिगर बनानी है। इस तरीके से एक हमारे पास धारावाही चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे एक बंद परिपथ ले लेंगे, यानी कि बंद पृष्ठ लेंगे। तो इस बंद पृष्ठ में अगर देखें तो इस पृष्ठ का अल्पांश भाग जो है डीएल है, यहाँ पे बिंदु पी स्थित है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है आर है। ठीक है, इस तरीके की एक फिगर आपको बनानी पड़ेगी। और इस डीएल की जो दिशा है ऊपर की तरफ है, कहाँ है, ऊपर की तरफ। और ये जो बी है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, इसकी भी दिशा ऊपर की तरफ है, और इसी पी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो आइए हम कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो फिगर में मैंने अभी अभी जो बातें की हैं उन्हीं सारी बातों को यहाँ पे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, माना एक अनंत लंबाई का धारावाही तार जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये एक धारावाही तार है, यानी चालक है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, यहाँ से आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, तो ये दूरी क्या है, आर है। अब हम इस बंद परिपथ में बिंदु पी पर एक अल्पांश भाग डीएल लेते हैं। तो यहाँ पे एक अल्पांश भाग डीएल लिए हैं हम। ठीक है, जिसकी दिशा ऊपर की तरफ है, इस डीएल की दिशा क्या है, ऊपर की तरफ है, अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ऊपर की तरफ होगी। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वेक्टर पी, ये भी हमारा कहाँ होगा, ऊपर की तरफ ही होगा। तब हम एम्पियर के नियम को लगाएंगे और उसके बाद से हम यहाँ से देखेंगे कि हम इसका व्यंजक कैसे निकाल सकते हैं। तब एम्पियर का नियम अगर लगाते हैं तो एम्पियर का नियम क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। ठीक है, डॉट वेक्टर डीएल किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू का आई के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि धारा का जो म्यू नॉट गुना होता है। तो इस तरीके से ये सूत्र हमें मिलता है एम्पियर के नियम से। तो इस सूत्र को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम इसको लिख सकते हैं बी डीएल कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा लिख सकते हैं, और बराबर में म्यू नॉट आई। ठीक है, अगर हमारे पास थीटा बराबर 0 दिया है, यहाँ पे एक सीधा तार है ना, तो सीधा तार है तो वहाँ पे 0 डिग्री अगर थीटा को लेते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे कॉस 0 रखेंगे तो इसका मान होता है 1। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल और कॉस 0 अगर रखेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे हम कॉस 0 डिग्री, बराबर में हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट इंटू का आई। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिए, आप कॉपी में नीचे की तरफ सॉल्व करते जाएंगे, हम आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन लग जाएगा बी, और यहाँ पे कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बी डीएल में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो बी इंटू डीएल ही रहेगा। ठीक है, बी इंटू डीएल बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट इंटू का आई। ठीक है, अब देखिए बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देंगे, और इंटीग्रेशन किस पे लग जाएगा, डीएल पर लग जाएगा, और बराबर में म्यू नॉट इंटू का आई मिल जाएगा यहाँ पे। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे डीएल का, तो ये क्या है, लंबाई है। तो लंबाई किसकी है, यहाँ पे वृत्त देख रहे हैं आप, तो वृत्त का जो हमारे पास परिधि होता है, इसकी लंबाई, इसकी परिधि क्या होती है वृत्त की, 2 पाई आर। तो इस डीएल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बराबर 2 पाई आर हो गया। तो हम इस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल के जगह पे 2 पाई आर रख सकते हैं। तो बी इंटू का 2 पाई आर बराबर हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट इंटू का आई। ठीक है, ये सूत्र हमारे पास आ गया। आगे हम इसको अगर पक्षांतर कर दें तो b बराबर हमें क्या मिल जाएगा, b बराबर मिल जाएगा म्यू नॉट इंटू का आई अपान में 2 पाई आर। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यही सूत्र हमें यहाँ पे निगमित होगा। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ पे, या फिर हम लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमने व्यंजक प्राप्त कर लिया।
अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पे व्यंजक हमें मिल गया है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है, लगातार कई सालों से ये पूछा गया प्रश्न है, तो इसको जरूर से जरूर लर्न कर लीजिएगा। 100% चांस है कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाए। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी के लिए लगातार बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, हमें नोट्स बनाना पड़ता है, फिर से वीडियो बनाना पड़ता है, तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।